नमस्कार, बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम है प्रद्युम्न शर्मा। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले ही मध्य प्रदेश की 39 और छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की पाटन सीट से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके रिश्तेदार विजय बघेल को ही उतार दिया है। विजय बघेल इस समय दुर्ग से बीजेपी के सांसद है। पाटन से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनाव जीता था। विजय बघेल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं, रिश्ते में भतीजे लगते हैं। माना जा रहा है कि इस साल का ये चुनाव कक्का बनाम भतीजे का होगा। विजय बघेल को बीजेपी ने घोषणा पत्र समिति का संयोजक भी बना रखा है। रामविचार नेताम को भी टिकट दिया गया है। बता रहे हैं वो रामानुजगंज से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल दिल्ली में एक दिन पहले यानी 16 अगस्त को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत सीईसी के सदस्य शामिल हुए थे। इससे पहले भी बात पर चर्चा हुई थी कि कुछ कमजोर सीटों पर प्रत्याशियों को 1-2 दिनों में ही घोषणा उनकी की जाएगी और आज छत्तीसगढ़ की 21 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले कुछ खास बयान जो है वो आपको सुनवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जहां तक जीत का सवाल है वो सुनिश्चित है और भारतीय जनता पार्टी ने जो किया है वो लोगों के सामने है, चाहे केंद्र सरकार के माध्यम से हो, चाहे 15 साल पहले माननीय रमन सिंह जी की सरकार हो। जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ में छत्तीसगढ़ का चुनाव लड़ेगी और इन सारे जो प्रत्याशी हैं सबका जो है वो गंभीरता के साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने नाम को तय किया है। सब जीत के आएंगे और ताकत के साथ में लड़ने वाले लोग हैं और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये बात तय है। आज भारतीय जनता पार्टी ने 21 सीटों की घोषणा की है। 21 सीटों में 9 सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं और 10 रिजर्व प्रत्याशियों को 9 सीटों में टिकट दी है। 10 सीटों में टिकट 10 प्रत्याशी बनाए हैं। एक सामान्य सीट से भी आदिवासी समाज को टिकट दी है और यह इस बात को प्रमाणित करता है कि अनुसूचित जनजाति जाति सबके हितों की, पिछड़ा वर्ग सबके हितों की रक्षा करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। और टिकट वितरण में भारतीय जनता पार्टी ने अगुवाई ले ली है और ये अगुवाई आने वाले नवंबर के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। जितने प्रत्याशियों की आज घोषणा हुई है उनको सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व मोदी जी सहित पूरी चुनाव समिति को मैं बधाई देता हूं कि आपने छत्तीसगढ़ के 21 सीटों की घोषणा चुनाव के 3 महीने पहले की है। अब हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरे तन मन धन से परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे और सभी प्रत्याशियों को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनाकर फिर से विकास की शुरुआत करेंगे। मैं सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जिस तरीके से आपने सुना, 21 सीटें बहुत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आने वाले समय में इलेक्शन, उसके मद्देनजर बड़े ही सोच समझ के पार्टी, दोनों ही पार्टियां आमतौर पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनिल चौहान है, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। रविंद्र सिंह है, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले अनिल जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से 21 सीटों को लेकर जो ऐलान किया गया है उसको किस तरीके से हम समझें, क्योंकि देखिए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में 21 सीटों पर अपने जो प्रत्याशी हैं वो उतारे हैं। अब मौजूदा स्थिति में सरकार आपकी है, अब आप लोग भी प्रयास कर रहे हैं, बीजेपी भी प्रयास कर रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आएगी, बीजेपी नेता ऐसे कहते हुए नजर आ रहे हैं। पहली प्रतिक्रिया। भारतीय जनता पार्टी ने सीटें घोषित की हैं, इसका कारण ही फ्रस्ट्रेशन है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि भूपेश बघेल जी के लोकप्रिय चेहरे के सामने अब कोई चेहरा नहीं है, इसलिए उन्होंने बलि का बकरा यहाँ विजय बघेल जी को बना दिया है। जैसा कि दूसरा बात मैं आपको कहूंगा कि 48 घंटे पहले लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर टिप्पणी की थी कि ये राजनीति के लिए घातक है और खैरागढ़ से उन्होंने रमन सिंह के भांजे विक्रांत सिंह को टिकट दे दिया। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का उदाहरण दूंगा, ये परिवारवाद का उदाहरण हो गया। भ्रष्टाचार का बड़ा उदाहरण देखिए, रामविचार नेताम जी जिनको इन्होंने प्रत्याशी बनाया है, जो इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक घोटाला हुआ था उसके प्रबंधक ने नार्को टेस्ट में उनका नाम लिया है कि उनको 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी और कोर्ट ने भी उसको माना है। उस नार्को टेस्ट की परमिशन ही कोर्ट के आदेश से हुई थी। तो भ्रष्टाचार पर प्रहार हो गया मोदी जी का। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी, जो ये कहते हैं बिल्कुल नहीं करते। ये सबका साथ सबका विकास कहते हैं, उस पर ये फेल हो जाते हैं। ये धर्म भेद और वर्ग भेद की राजनीति कर सकते हैं और इनका अफरा तफरी में जो सीटें जारी की है इन्होंने, आप अधिकतर देखिए कि फेल है
और इस जो ये सीटें घोषित हुई हैं, इसमें इन्होंने कहा था कि हम नए चेहरों को मौका देंगे, लेकिन अधिकतर घिसे पिटे चेहरे हैं जिन पर ऑलरेडी बहुत सारे दाग हैं। परिवारवाद और भ्रष्टाचार की चरम सीमा जिन लोगों पर रही है, जिन पर आरोप रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के इस पहले सीट घोषित करने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ना है। और भाजपा का ये बल्कि पहले सीट घोषित करना इनके फ्रस्ट्रेशन को और इनकी वस्तु स्थिति को बता रहा है कि अब ये किस स्थिति में है। हम लोगों को लगा था कि कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन ये अच्छा नहीं कर पाए। और प्रदेश की जनता भी समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर इसी स्तर पर चलती रही तो पूरी तरह फेल हो जाएगी। ठीक है, अब कितनी फेल है कितनी पास है, रविंद्र जी से पूछ लेते हैं। रविंद्र जी बोलिए। कह दिए कि हमारे किस टिकटें जो घोषित किए अच्छा नहीं कर पाए, भविष्य वक्ता हो गए हैं। ये नाट्य दमन से भी ज्यादा बड़े भविष्य वक्ता लोग हैं जो अभी से बोल दिए अच्छा नहीं कर पा रहे। लोकतंत्र का चुनाव तो आने दो, उसका त्योहार तो आने दो, मैदान तो सजने दो, तब समझ में आएगा आपको कितनी पटकनी मिलती है, कितनी बुरी तरह हारते हैं। अभी से पहले से तय मत करिए कि अच्छा नहीं किए। दूसरी बात, ये हमारा पहला टिकट डिक्लेयर कर दिया, इसको फ्रस्ट्रेशन बोलते हैं। तो फ्रस्ट्रेशन ही हमारा नहीं, हमारा आत्मविश्वास है। ये आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन है जो हमने टिकट पहले डिक्लेयर कर दिया, उसको फ्रस्ट्रेशन कह रहे हैं। आप जरा अपना चेहरा देख लीजिएगा, अपनी ओर देख लेंगे। दूसरी बात, परिवारवाद भ्रष्टाचार की बात करें, कौन से भ्रष्टाचार की बात करें? रामविचार नेताम की इंदिरा प्रियदर्शनी में, इंदिरा प्रियदर्शनी के पूरे डायरेक्टर तो कांग्रेसी है, कांग्रेसी के लोगों को ही सबसे ज्यादा लोन दिया गया था। रामविचार नेताम का छोड़ दीजिए, एक बार रिकॉर्ड देख लीजिए इंदिरा प्रियदर्शनी का। दूसरी बात, विकराल सिंह को कौन सा परिवारवाद का बोल रहे हैं, केवल डॉक्टर रमन सिंह के भांजे हो गए। अरे 20 साल हो गए उनको जनप्रतिनिधि रहते हुए, 2 बार नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए, 1 बार जनपद अध्यक्ष और अभी जिला पंचायत उपाध्यक्ष रहते हुए वो जनप्रतिनिधि है। खैरागढ़ की जनता उनको चुनती है, केवल भांजे भतीजे ये हमारे यहाँ नहीं चलता, मेहनत करने वाले चलते। और किसी परिवार से यदि वो मेहनत करके आ रहा है उसको परिवारवाद नहीं कहते। ये जरूर सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। आपके जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद प्रियंका गांधी, उसके पहले राहुल गांधी। ये परिवारवादी वंशवाद है, मैं गिनाना नहीं चाहता। परिवारवाद हमारे यहाँ मेहनत करके यदि कोई करता है तो उसको परिवारवाद नहीं कहते, कर्मवाद कहते हैं। वो अपने आप उनको देखिएगा। तीसरी बात, कोई अफरा तफरी में हमने टिकट ये घोषित नहीं किया अनिल जी, उसकी चिंता मत करिए। अफरा तफरी नहीं होता है, सुनियोजित है, एकदम व्यवस्थित रूप से हमने पूरी प्लानिंग के साथ किया हुआ 21 सीटों पर। और नए चेहरे पुराने चेहरे ये हमको मत बताइए, हमारी रणनीति हम कैसे करेंगे। और दूसरी एक बात यदि उसको भी सुनना चाहे तो सुन लीजिए, पूरी 21 सीट में जो पिछले बार पराजय हुआ था वो सबको हमने बदल के नया किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो कठोरता से निर्णय लेती है और ये प्राचीनता को छोड़ के परिवर्तन की ओर बढ़ती है। और एक चीज बता दूं, परिवर्तन ही प्रगति का सूचक होता है। हम परिवर्तन करने वाले लोग हैं, तभी धारा 370 हटाते हैं। आपके जैसे लटकाने वाले लोग नहीं है। और हमने पहले किया इस चीज को, परंपरा से हट के, स्थापित मान्यताओं से हट के चुनाव का ना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया है। तो ये हमारा आत्मविश्वास है, क्योंकि सरकार रसातल में चली गई है, 10 फीट जमीन में चली गई है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार का। ठीक है, लौट रहा हूँ। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनिल जी बोलिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ महोदय, इन्होंने परिवारवाद और भ्रष्टाचार की अपने हिसाब से परिभाषा बता दी। जब ये कह रहे हैं जिनको लोन मिला वो भ्रष्टाचारी हो गए। अरे साहब, कोई बैंक खुला है, वहां लोन देना, खाते खुलना, वो भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार वो है जो रिश्वत ले ले। 1 करोड़ रुपए की रमन सिंह जी तक को रिश्वत दी गई और उन्हीं लोगों को भाई भतीजावाद करके भारतीय जनता पार्टी फिर उतार रही है जिन पर करोड़ों रुपए के स्कैम के आरोप हैं। अपने हिसाब से भ्रष्टाचार की परिभाषा मत बनाइए। आपके यहाँ जो वॉशिंग मशीन है पूरा देश देख रहा है कि कैसे आपने जिन पर, आपके प्रधानमंत्री जी ने जिन पर 10-10 हजार करोड़ का आरोप लगाया और उसको अपने पार्टी में लेने के बाद आप कहने लगे कि वो तो दूध का धुला है। कितने नाम ले लें। और परिवारवाद का जहां तक उदाहरण है, राजनाथ सिंह से लेके रमन सिंह तक, अमित शाह से लेके हर जगह भारतीय जनता पार्टी के मैं 1000 उदाहरण इस चैनल पे गिना दूंगा जहां भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ परिवारवाद और परिवारवाद चल रहा है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, किसी राउडी या गुंडे के चरण वंदना नहीं करती है कांग्रेस और ना उनके सामने बोलने की हिम्मत करते हैं आप लोग। और हमारे यहाँ जिनका शहादत का इतिहास है, जिन्होंने देश के लिए, देश की समरसता के लिए, देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, गोलियां खाए, बम से उड़ा दिए गए, उस पूजनीय परिवार की हम सब इज्जत करते हैं, उनको अपना नेतृत्व सौंपते हैं और उनके ब्लड में देश के लिए त्याग है। देश के लिए आज भी वो आवाज उठाते हैं, चाहे आप ईडी भेजिए, सीबीआई भेजिए, आईटी भेजिए, चाहे बंगले खाली कराइए, चाहे सदस्यता भंग करिए। ठीक है, लेकिन अनिल जी आप ये बताइए ना, जो 21 लेकिन आप लोग
मोदी और शाह के सामने नतमस्तक हैं, उनके सामने चरण वंदना करते हैं, और 9 सांसद आपके इस प्रदेश में हैं। अब तो रिश्तेदारी भी तो बीच में आ गई। अब आप ये भी तो बताइए, अब भाई भूपेश बघेल और विजय बघेल भी तो रिश्तेदार है ना। अब रिश्तेदारों को सामने सामने उतारा जा रहा है, ये भी तो आप देखिए किस तरीके से आप समझेंगे। देखिए वो तो बहुत अच्छी बात है, हम तो कह रहे हैं विजय बघेल जी को बलि का बकरा बनाया गया है। उस बेचारे की हालत देखिए टीवी स्क्रीन पर, विजय बघेल जी को बलि का बकरा बनाया गया। उनको मालूम है कि भूपेश बघेल के सामने कोई चेहरा नहीं टिकेगा, तो चलो भाई इनको उतार देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने इसलिए उनको उतारा है कि सांसद है, फिर हार जाएगा सांसद तो बना रहेगा, कोई तो उतरने को तैयार नहीं था वहां। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अधिकतर सीटों में आप देख लीजिए इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वही चेहरे दोहराए गए हैं या उसी तरह की चीजें लाई गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास न विकल्प है न चेहरा है, और सबसे बड़ी बात साहब, पौने 5 साल तक इनके पास मुद्दा नहीं है। भाजपा का एक बात और आपको बताना चाहूंगा, ये हर बार संकल्प पत्र ला रहे थे, इस बार पता नहीं क्या गारंटी पत्र ला रहे हैं। अरे साहब 2013 में 8 में भाजपा कहती थी, भाजपा का कहना साफ, किसानों का कर्जा माफ। वो संकल्प पत्र भूल गए आप, एक वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। छत्तीसगढ़ में सिर्फ लूट खसोट चरम पर, भ्रष्टाचार चरम पर, और तत्कालीन मुख्यमंत्री को कहना पड़ गया कमीशन खोरी बंद कर दो भैया, तब सरकार में आएंगे। अब इससे 21 बड़ा सीट, उदाहरण आप क्या लोगे? ठीक सरकार है। का मुखिया कहता है रायगढ़ में कमीशन खोरी बंद कर दो, और क्या बड़ा? बोलिए रविंद्र जी। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फेल हो चुकी है। अब इनका ये इस तरह का प्रोपेगेंडा है, और न्यूज लोकप्रिय न्यूज चैनलों पे सिर्फ ये झूठ परोसने का काम करते अब ठीक है, सुन लेते हैं उनको। रविंद्र जी बोलिए। सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं ना कि हमारा संकल्प पत्र है, अरे 32 बिंदु में आपका घोषणा बोलते हैं 12 में काम हुआ, 12 प्रस्तावित है, 12 में अधूरा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपके सीएससी जो डिप्टी सीएम जो मुख्यमंत्री के कभी दावेदार थे वो कहते हैं। रविंद्र जी मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक बार अपने माइक को आप थोड़ा ठीक कीजिए क्योंकि आपकी आवाज भी आवाज थोड़ा कम आ रही है। अब ठीक आ रही है, बोलिए। अभी आ रही है? अब आवाज आ रही साहब? अभी भी कम आ रही साहब मुझे तो। थोड़ा सा माइक अपना पास कीजिए आप रविंद्र जी, माइक थोड़ा पास कीजिए। अभी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। मैं हटा के करता हूँ। जी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलिए। जी सबसे बड़ी बात है, हमारे संकल्प पत्र और घोषणा पत्र 2013-15 का आप चर्चा मत करिए, क्योंकि हम उसके आधार पर चुनाव जीत कर आए थे। आप अपने संकल्प पत्र, अपने घोषणा पत्र की बात करिए, जिसमें अभी टी.एस. सिंहदेव जी ने कहा कि 36 बिंदु के जो जन घोषणा पत्र थे उसमें 12 में काम हुए, 12 पूर्ण, 12 कार्य प्रारंभ करने हैं। तो आप तय करिए, आप सही है कि आपके डिप्टी सीएम जो कभी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, ये आपकी सत्यता है, आपके जन घोषणा पत्र का सत्य को उजागर करता है। मैं नहीं कर रहा हूँ, आपके टी.एस. सिंहदेव कर रहे हैं, तो इस पर थोड़ा चिंतन कर लीजिएगा। दूसरी बात, भ्रष्टाचारियों को हमने टिकट दिया कह रहे हैं, अरे आपके मुखिया ना फर्जी सीडी मामले में जमानत में है, उसको ध्यान दीजिएगा सीबीआई कोर्ट से, फिर हमारे ऊपर बात करिएगा। और रही बात बलि का बकरा ना, ये कांग्रेस की परंपरा होगी बनाने की। हम स्वस्थ लोकतंत्र में स्वस्थ तरीके से लड़ते हैं। हमारा पार्षद भी, हमारा सांसद भी विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे, यदि संगठन तय करते हैं तो इतना डर किस बात का हो गया कि अभी से बोलने लगे विजय बघेल जी को कि वो बलि के बकरे हो गए। अरे आपके सांसद अभी विधायक जी भूपेश बघेल जी को, उनको सोचना पड़ेगा कहां से लड़ूं, पाटन से लड़ूं, रायपुर से लड़ूं, कहीं से और से लड़ूं, और बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है। 2013 में यही विजय बघेल भूपेश बघेल जी को पटकनी दे चुके हैं, और सबसे ज्यादा मतों से पूरे छत्तीसगढ़ में कोई सांसद जीता है ना, तो विजय बघेल जी उसी दुर्ग में भूपेश बघेल की नाक के नीचे जीत क्या है। थोड़ा चिंता कर लीजिएगा, फिर हम पर बात करिएगा। विजय बघेल के आने से भूपेश बघेल जी की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है, उनको भी समझ नहीं आ रहा मेरा मुख्यमंत्री तो गया ही गया, मैं विधायक भी रहूंगा कि नहीं रहूंगा, सरकार तो वैसे भी जाने वाली है, ये सोच लीजिएगा। और परिवारवाद, एक चीज बताइए, हमारे 1-2 लोगों को परिवारवाद बोलते हैं, आपके क्या कहते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये परिवारवाद है कि नहीं है? ये अलग अलग घर के लोग हैं। पहले ये तो बता दीजिए कांग्रेस में है कि नहीं है परिवारवाद? मोदी और अमित शाह जी के सामने हम नतमस्तक नहीं होते कि एक तो कैबिनेट के निर्णय को राहुल गांधी फाड़ के पूरे कैबिनेट का बेइज्जती करे? ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता। चौहान जी जरा सोच लीजिएगा। अनिल जी आप बोल रहे हैं तो लोकतंत्र में भरोसा करने वाले आप लोग नहीं है। जब क्या कहते हैं वो होता है, गुजरात का हाई कोर्ट निर्णय देता है तो आप लोग मौन सत्याग्रह पे करते हैं, और हम पर चर्चा करेंगे बलि का बकरा और क्या कहते हैं नतमस्तकता की।
जी, ये आज की परंपरा हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं हो सकती है। तो एक बार आप चर्चा करेंगे। और रही बात, आप बोल रहे थे वही पुराने चेहरों को, आप 21 लोगों का देख लीजिए, पिछली बार कितने लोगों ने पराजय का झेला था। आपके झूठे घोषणा पत्र के कारण हमने उसको भी बदला है। यदि ये मानता है ना, तो भारतीय जनता पार्टी में है, कांग्रेस में कभी नहीं हो सकता। अभी तो हमारी टिकट वितरण हुई है, देखो कहीं कोई विवाद नहीं है। आपके यहाँ जब टिकट का घोषणा होगा ना, तो कैसे कुर्सी फेंक फेंक के एक दूसरे को मारते, ये हम इसी चैनल में ठीक है, पूछ लेते हैं अनिल जी बताइए। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का शिकार है। इस प्रदेश के नेताओं को गौण कर दिया गया है। एक वहां से आता है बिल्ला रंगा आता है और यहाँ डंडा चलाता है, चाबुक चलाता है और उसके बाद इन सबको नचाता है। भारतीय जनता पार्टी के फ्रस्ट्रेशन की मैं बात कर रहा था, तो आप देख लिए प्रयोगशाला की तरह इनके बीजेपी के प्रभारी बदले गए। कभी ओम माथुर साहब आ जाते हैं, पता नहीं कोई साउथ इंडिया से और एक लेडी आई थी। इतने सारे प्रभारी ये बदलते हैं, पुरंदेश्वरी जी और कई प्रकार के प्रभारी आए। विश्व आदिवासी दिवस के दिन इन्होंने हड़बड़ी में एक आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया। कौन इनको वोट करेगा साहब? आरक्षण के नाम पर ये घिनौनी राजनीति करते रहे। ईडी, सीबीआई, आईटी, इनके हजारों छापे इनको चुनाव लड़वा देंगे और एक चार्जशीट नहीं किसी कांग्रेस नेता के खिलाफ। कुछ अधिकारी कर्मचारियों को जेल भेजकर चिंदी चोरी करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार नहीं बना सकती। पौने 5 साल ये अपने घरों में और ऑफिसों में बैठे रहे। इसी में जो 15 साल इन्होंने भ्रष्टाचार किया था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ गुंडों को छोड़कर जो एक प्रदर्शन सिर्फ रायपुर में किए, इन्होंने एक भी प्रदर्शन नहीं किया। इन्होंने जनता की कोई आवाज नहीं उठाई। इसी का परिणाम था कि नगरीय निकाय चुनाव हारे, लगातार उपचुनाव हारे और त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव हारे। जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली से इनका संचालन हो रहा है। तो देखिए, अमित शाह जी और मोदी जी छत्तीसगढ़ में चुनाव नहीं जीता। मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो आ रहे हैं ना छत्तीसगढ़। मुद्दे और चेहरों की बात, मल्लिकार्जुन खड़गे भी तो आ रहे हैं छत्तीसगढ़ दौरे पर, कई बार आ चुके हैं। देखिए, आपका शीर्ष नेतृत्व भी तो पहुंच रहा है ना। देखिए, उनका पब्लिक मीटिंग होना स्वाभाविक है, लेकिन पूरे चुनाव का संचालन करना, पूरी तरह से यहाँ सारे चेहरों को गौड़ कर देना, सिर्फ उनके चेहरे पर चुनाव लड़ना, ये कांग्रेस में नहीं हो रहा है साहब। स्थानीय मुद्दे, स्थानीय नेता ही सारी कमान संभाल रहे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, बीजेपी के राष्ट्रपति शासन के अलावा प्रधानमंत्री की एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। जिस भ्रष्टाचार और परिवारवाद की हमेशा बात करते हैं, खुद उसके पूरी तरह शिकार हैं। अगर मोदी जी कांग्रेस में परिवारवाद ही नहीं है, मानते हैं फॉर्म की बात करते हैं, लाल किले से मैं आपको बताना चाहूंगा, इन्होंने 100 दिन में महंगाई खत्म करने का वादा किया था और महंगाई अपनी चरम पर है। टमाटर से लेके गैस सिलेंडर तक के दाम आप देख लीजिए। भारतीय मुद्रा का लगातार पतन आप देख लीजिए। जिस तरह से चाइना हिंदुस्तान में गुजरा है उसको आप देख लीजिए। इनका 56 इंची सीना गायब हो गया। पाकिस्तान जाके बिरयानी या खीर क्या खा रहे हैं भगवान जाने। तो देखिए, जनता में इनकी पोल खुल गई है। धर्म भेद और वर्ग भेद के नाम पर ये अभी अपने सांसद की विजय को बता रहे थे। धर्म भेद, वर्ग भेद और कट्टरता की दुकान ज्यादा लंबी नहीं चलती। और पिछले राज्य के विधानसभा चुनाव में भी हम जीते थे और इस बार देखिएगा विधानसभा और लोकसभा में भी अब जनता इनकी पूरी पोल जनता के सामने खुल चुकी है। इनकी असलियत को पहचान चुके हैं। ये सिर्फ धर्म और वर्ग भेद और नफरत के आधार पर वोट लेते हैं। अब ये दुकान नहीं चलने वाली। विकास की बात करनी होगी, रोजगार की बात करनी होगी, युवाओं को नौकरी देना होगा, महिलाओं की सुरक्षा करनी होगी। किस मुंह से रोजगार की बात कर रहे हैं? सदन में भागने से काम नहीं चलेगा साहब। जनता इनसे जवाब मांगेगी और दौड़ा कर इनको ज्यादा नहीं बोलूंगा, ज्यादा हो जाएगा। बोलिए रविंद्र जी। बैठा हूँ, उसके लिए इनको तैयार रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ की जनता जब इनसे जवाब आवाज नहीं आ रही रविंद्र जी की मुझे। ये टीवी चैनल में बैठ के बोल रहे हैं चिंदी चोर, रंगा बिल्ला। एक भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मैं तो नाम नहीं लिया भैया, आपने कहा है और इसलिए कहा है, हमको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। और सुन लीजिए, क्या कहते हैं आप लोग बोल रहे हैं जनता के प्रदर्शन के लिए। राज्य का सबसे बड़ा प्रदर्शन हुआ ना, प्रधानमंत्री आवास के लिए हुआ, विधानसभा घेराव के लिए, एसपी का घेराव जो किया भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस मुद्दों के लिए जगह जगह लाइट बंद हो रहा है, जगह जगह किस तरह आप लोग कोई बोलते ही नहीं है। नहीं, आप एक एक करके बात करते हैं ना। अनिल जी, अब 2 मिनट सुन लीजिए। आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं कहा, सुन लीजिए। आप लोगों की यही क्षमता है कि एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है, प्रवक्ता बोलता है तो आप लोग सुनते नहीं है। सुन लीजिए, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। आप कहा महिला मान सम्मान अपमान की बात कर रहे हैं,
पूरे देश में तीसरे नंबर पे आप हैं, क्या कहते हैं, दुष्कर्म के मामले में। विधानसभा का जवाब है पहले नंबर पर कौन है साहब, ये बता दीजिए। लगातार क्या कहते हैं, महिलाओं कौन से आंकड़े लेके बैठे हैं आप? पहले नंबर पर कौन है बता दीजिए। आदिवासियों के स्तर पर पेशाब करने वाली पार्टी है आपकी। सीधी के केदारनाथ शुक्ला के प्रतिनिधि विजय शुक्ला का उदाहरण बता दूं। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के 4 नेताओं ने गोली मारी है एक आदिवासी को। कितने उदाहरण गिनाऊं कि आप लोग किस कदर गौरी लंकेश की हत्या होती है और भारतीय जनता पार्टी का नेता, भारतीय जनता पार्टी का नेता लिखता है कैसे कुटिया लोग का यही अंजाम होना चाहिए और प्रधानमंत्री देश का उसको फॉलो करता है। कल मुंडी की हत्या भूल गया। कितने न्यूज चैनलों पे और मीडिया समूहों पे आपने आईटी का छापा मार के उनको प्रभावित करने का प्रयास किया। अदानी और अंबानी को देश बेचने वाले लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। जब आप लोग गलत किए नहीं हो तो गलत नहीं किया तो उसका सामना करिए। प्रधानमंत्री देश की एक एक करके सदन में रविंद्र जी सुन लीजिए, प्रधानमंत्री देश के सदन में औपचारिक बयान में कहते हैं कि देश में अदालतों में क्या चल रहा है हमें पता है। शर्म आनी चाहिए देश का प्रधानमंत्री सदन में ये बात बोल रहा है कि अदालतों में क्या चल रहा है हमें मालूम है। नहीं, एक एक करके अब देखिए ना, एक बार रविंद्र जी को मौका देते हैं। रविंद्र जी एक बार पहले आप बोल लीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सवाल अब देखिए, अब इन 21 सीटों पर बात हो रही है, आप कहाँ राहुल गांधी, कहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे तक पहुंचा रहे हैं? पहले आप नहीं परिवारवाद की बात कर रहे हैं ना, क्या कांग्रेस में परिवारवाद है? परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री करते हैं साहब। वो तो खत्म करने की बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर खत्म करने की बात कही गई है। परिवारवाद, तुष्टीकरण, इन चीजों का जिक्र किया गया कि भाई ये खत्म करना है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को खत्म करेंगे तो क्या गलत कहा? हमने 21 सीटें घोषित कर दी। तो हमारा सीपीआई का सेक्रेटरी क्यों है बता दीजिए मुझे। अरे हमारा चैनल पे बता दीजिए जयंत शाह ने कितने मैच खेले हैं। वो बीसीसीआई का सेक्रेटरी क्यों है, करके बताइए क्या कर रहे हैं अमित शाह और मोदी जी। अब देखिए समय कम है, अभी जल्दी जल्दी अपनी बात रखिए। का सेक्रेटरी जयंत शाह क्यों है बता दीजिए मुझे। ये बोलते रहे मैं चुपचाप सुनता रहा और जब से मैं बोल रहा हूँ बता दीजिए आप मुझे। मैं मान जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद की बात करती है लेकिन ठीक है, अनिल जी रोकना चाहूंगा, अनिल जी रोकना चाहूंगा, अनिल जी रोकना चाहूंगा। रविंद्र जी इनको डर है। रविंद्र जी, 21 सीटों का जिक्र जो हम कर रहे थे, 21 सीटों का हम जो जिक्र कर रहे थे, आपको लगता है कि ये सीट जो चुनी गई हैं, जो सूची आई है, उससे इस बार सरकार बन पाएगी? आप लोगों की जीत हासिल हो पाएगी इस बार? बिल्कुल 100% हम सरकार बनाएंगे। हम बहुत शानदार बहुमत से आएंगे। इस कांग्रेस की असफलता को पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा है। भ्रष्टाचार के मॉडल के रूप में कैसे छत्तीसगढ़ उभर कर आया है। कांग्रेस की 4 चिन्हारी बोलते थे ना, नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी, 5वीं चिन्हारी झूठ की खदान भूपेश बघेल की सरकार, ये एकदम क्लियर कट है। पूरे देश ने देख लिया है, पूरे राज्य की जनता ने देख लिया। त्राही माह में ये आरक्षण के नाम पे लोगों को बरगलाते रहे, युवाओं पे डंडे मारते रहे, भर्ती हो नहीं पाई है। 2000 करोड़ का भ्रष्टाचार। अब चलिए ठीक है, एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं, अनिल जी से। अब जी देखिए महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने सदैव अनर्गल आरोप लगाए, ये विधानसभा में भी फैल रहे और 5 सालों तक ये छत्तीसगढ़ की जनता के लिए विपक्ष की भी जो भूमिका होनी चाहिए उसका निर्वहन नहीं कर पाए। 15 साल इनकी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार। और मैं आपको बताना चाहूंगा 3 ब्लॉकों का नक्सलवाद था जब ये 2003 में सरकार में आए, और 2018 में जब हमारी सरकार आई तब तक 20 जिलों में नक्सलवाद पहुंच चुका था। बेरोजगारी अपनी चरम पर थी। प्रतिदिन 3 से 5 किसान आत्महत्या कर रहे थे। आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को समेट दिया गया है। आज युवाओं को रोजगार दिया जाता है। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है। आज छत्तीसगढ़ विकास कर रहा है। कोविड जैसी महामारी के बाद भी सुपोषण अभियान में नारायणपुर जिला छत्तीसगढ़ का, जिसको इन्होंने पिछड़ा जिला घोषित किया था, वो नारायणपुर आज सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित हुआ। केंद्र सरकार ने बोलिए रविंद्र जी, बोलिए। सुपोषण के मामले में तो देखिए छत्तीसगढ़ जिस तरह से विकास किया है और छत्तीसगढ़ की जो विकास की रफ्तार है, देश में रोल मॉडल बना हुआ है। इसलिए छत्तीसगढ़ की जनता जानती है और छत्तीसगढ़ में इस बार 75 के पार होगा और छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस को बड़े बहुमत से चुनकर भेजेगी। और इस तरह के अनर्गल और बिना तथ्यों के इनके बयानों से, और अभी जब ये आके लोकप्रिय चैनलों में बैठ के बात करते हैं, 5 साल तक जनता के बीच से नदारद रहे, इसका जवाब इनको जनता जरूर देगी। और जिस तरह से केंद्र ने छत्तीसगढ़ के जीएसटी से लेके, बारदाने से लेके, ट्रेनें बंद करने से लेके छत्तीसगढ़ के साथ जो सौतेला व्यवहार किया है, उसका भी परिणाम इनको जनता जरूर देगी। ठीक है रविंद्र जी, बोलिए, समय कम है। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस के लोग इतना नक्सल मतलब कम हो गया है कि उपलब्धि गिना रहे हैं। क्या केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया? नरेंद्र मोदी से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भैया संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार ने एहसान नहीं किया।
हमारे एक लाइन का छत्तीसगढ़ का बस कोयला भी सुनिए लेते हैं, ना, हमारी अनिल जी, बिजली भी लेते मुझे हैं, एक हमारा लाइन का बॉक्साइड भी प्रश्न लेते जवाब हैं। दे दीजिए। ऐसा मत कहिए कि मैं केंद्र ने पैसा नहीं दिया। सुनिए, संघीय व्यवस्था में हमारा सुनिए, अधिकार है, हमको देना पड़ेगा पैसा आपके केंद्र को। चलिए ठीक है, अब समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। समय कम है, दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। अनिल जी, रविंद्र जी, रोकना चाहूंगा, समय कम है। चलिए ठीक है, अब समय कम है, एक बार आवाज डाउन कर दीजिए। अनिल जी और रविंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल इन 21 सीटों पर जो हमने जिक्र किया है वो खास इसलिए हो जाता है क्योंकि भूपेश बघेल के सामने विजय बघेल को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि आने वाले समय में जनता क्या कुछ निर्णय लेती है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।